स्वागत है आप सभी का लोक बंधु के यूट्यूब चैनल पर। बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है आप लोगों से, ठीक है। और टाइफाइड हो गया था तो 10 दिन का गैप आया है। लेकिन आज नया साल है, नए साल की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं चाह रहा था कि नए साल पे कुछ बैंगर पोस्ट करते हैं, तो साइंस टेक ही था बैंगर में पोस्ट करने के लिए। बाकी मुहावरे और इनको लेकर तो एक्साइटमेंट आपको रहती है ज़्यादा। पारिभाषिक शब्दावली को लेकर कोई एक्साइटमेंट नहीं है लोगों में, बस मुहावरे को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। लोकोक्ति को लेकर भी कुछ लोगों में एक्साइटमेंट है। साइंस टेक के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, इसलिए मैंने सोचा कि आज एक साइंस टेक का वीडियो अपलोड कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर आप नए हो चैनल पर किसी रूप में, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो पसंद आएगी तो उसको लाइक भी कर देना, ठीक है। अभी मत करना, भले पहले जांच कर लेना कि वीडियो पसंद आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। तो अपने जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है गवर्नमेंट की साइट पर जितना भी डेटा होगा, जैसे कि इसरो की साइट है, डीआरडीओ की साइट है, ट्राई की साइट है, इवन राजस्थान का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, वहां पर जितना कंटेंट आपके एग्जाम के लिए उपयोगी पड़ा है वो सब अपने करने वाले हैं वहां से, ठीक है। तो ये जैसे ही आप एड ऑन कर लोगे अपने नोट्स में, तो आपकी 100% कवरेज साइंस टेक्नोलॉजी की हो जाएगी। आपके पास में कोई नोट्स होंगे साइंस टेक्नोलॉजी के, प्लस आप ये कंटेंट और करंट अफेयर्स, अगर ये आपने कर लिया तो साइंस टेक्नोलॉजी का प्रश्न आपका कभी गलत नहीं होगा, और ना ही कभी आपके कंटेंट से बाहर जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले अपने डीआरडीओ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अपने इसरो और वो सब जो बचे हुए होंगे वो पढ़ेंगे आराम से, ठीक है। तो आपको बहुत ही आराम से पढ़ना है। अच्छा, कुछ लोग अगर पीडीएफ की ताक में है, तो मैं पहले ही क्लियर कर दूं आपको कि पीडीएफ हो सकता है इसकी पेड मिले आपको, है ना। हो सकता है आपको पैसे देने पड़े इसके लिए। वो मैं देखूंगा किस हिसाब से रिस्पॉन्स रहता है लोगों का, ठीक है। ज्यादा संभावना यही है कि अब से कोई भी कंटेंट जो है वो फ्री नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है। पारिभाषिक शब्दावली आपको पूरी फ्री मिल जाएगी, कोई डाउट नहीं है इसमें। लेकिन अब जितना भी कंटेंट होगा, क्योंकि उसमें बहुत मेहनत लगती है, आप लोग समझते हो, वैसे तो मुझे पता है आप लोगों को ये चीज समझ आती है कि कोई भी कंटेंट तैयार करते हैं तो उसको बहुत मेहनत से तैयार किया जाता है, ठीक है। और वो अगर फ्री है तो उसकी फिर वैल्यू नहीं होती, वो जस्टिस नहीं है जो मेहनत करता है उसके साथ में। इसलिए मिनिमल कॉस्ट पर रखेंगे, इतना भी ज्यादा कोई पैसा नहीं ले लेंगे आपसे। वो मैं आपको प्रोसेस आगे समझा दूंगा कैसे, लेकिन फिलहाल आप एक बार यहाँ से इसको पढ़ लें अच्छे से डीआरडीओ को। क्लासेस आपको सारी ही मिलती रहेगी, इसकी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मुहावरे की टोटल क्लासेस आपको मिलेगी, ठीक है। बस पीडीएफ अब से फ्री में नहीं मिला करेगी इतनी ज्यादा, जिस थोक के भाव में पिछले साल दी थी उस थोक के भाव में नहीं मिलेगी अब, ठीक है। लेकिन मिलती रहेगी, ऐसा नहीं है। इसकी नहीं मिलेगी अभी एक बार, ठीक है। इसकी हो सकता है हम पेड रखें। तो अपने स्टार्ट करते हैं इसको डीआरडीओ को। ये डीआरडीओ की जो साइट है उस पर जितना भी डेटा है वो मैंने नोट्स की फॉर्म में चेंज करके आपको दिया है, ठीक है ना, यहाँ पर। क्योंकि अगर आप साइट पढ़ने जाओगे तो आपको कुछ भी समझ में वहां पे नहीं आने वाला, कितना पढ़ना है कितना छोड़ना है। तो उसके लिए मैं बैठा हूँ, ठीक है। वो समस्या आपकी आज सोल्व हो चुकी है डीआरडीओ की। इसके बाद इसरो आ जाएगा, है ना, फिर राजस्थान साइंस टेक वाला आ जाएगा। तो इस टाइप से कर लेंगे अपने, ठीक है। तो डीआरडीओ की साइट को अपने कवर करते हैं। डीआरडीओ की साइट पर जितना डेटा दे रखा है, सबसे पहले तो डीआरडीओ जो है रेडी ले लेंगे आज नए साल पे, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो डीआरडीओ है इसका पूरा नाम क्या है? डीआरडीओ का पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो डेटा आपको देखने को मिलेगा इस पूरी पीडीएफ में, वो डीआरडीओ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं से लिया गया, उसके अलावा एक शब्द इधर से नहीं लिखा गया, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं संगठनात्मक ढांचे की, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं डीआरडीओ के। तो आप सब जानते हैं डीआरडीओ जो है वो भारत सरकार का जो रक्षा मंत्रालय है उसके अधीन आता है, ठीक है। उसके अधीन एक अनुसंधान और विकास विभाग है डीआरडीओ, ठीक है। ये तो बेसिक बात है। इसके बाद में डीआरडीओ का गठन कब और कैसे हुआ, ये भी डीआरडीओ की वेबसाइट पर दिया हुआ है वहां पर, ठीक है। सन 1958 के अंदर डीआरडीओ का जो है वो गठन होता है। किस प्रकार से होता है? तो भारतीय जो सेना थी, है ना, भारतीय सेना के अंदर दो कार्यालय हुआ करते थे। एक जो कार्यालय था तकनीकी विकास प्रतिष्ठान था, टीडीईएस, और एक था तकनीकी विकास और उत्पादन निदेशालय, डीटीडीपी, ठीक है।
इन दोनों का विलय हुआ डीएसओ के अंदर, रक्षा विज्ञान संगठन के अंदर। ठीक है, डीएसओ में जैसे इनका विलय हुआ तो इसका नाम हो गया डीआरडीओ। ठीक है, डीएसओ किस में चेंज हो गया, डीआरडीओ में। कब, 1958 के अंदर। ठीक है, ये फैक्ट भी हो सकता है आपकी बुक्स में ना लिखा हुआ हो या आपके नोट्स में ना लिखा हो, लेकिन ये डीआरडीओ की साइट पर अबाउट अस वाले कॉर्नर में दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद जब डीआरडीओ का गठन हुआ उस समय डीआरडीओ के अंदर कितनी लैब्स थी, यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है। उस समय डीआरडीओ के अंदर टोटल 10 लैब थी। ठीक है ना, डीआरडीओ एक छोटा सा संगठन था जिसके अंडर 10 लैब आती थी, लेकिन वर्तमान में डीआरडीओ के अंदर लगभग 41 लैब्स हैं। उसके अलावा 5 इसके अंदर युवा वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं भी है डीआरडीओ के अंदर। तो ये आपसे एज इट इज फैक्ट के रूप में पूछा जा सकता है कि डीआरडीओ के अधीन वर्तमान में कितनी युवा वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं हैं, तो टोटल 5 है। ध्यान रखना, आगे इन पर बात भी करेंगे कौन कौन सी है ये। ठीक है, तो ये हो गया डीआरडीओ के अंतर्गत जो लैब्स हैं उनकी जानकारी। इसके बाद अगर अपने बात करें इसके लक्ष्य को लेकर, तो डीआरडीओ का लक्ष्य आप सब जानते हो, स्वदेशी उपकरण बनाना तीनों सेनाओं के लिए। ठीक है, अत्याधुनिक स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी और प्रणाली द्वारा राष्ट्र को क्या करना, सशक्त बनाना, ये डीआरडीओ का लक्ष्य है। और इसी संदर्भ में इसके कुछ ध्येय भी दे रखे हैं। क्या क्या ध्येय हैं, तो वही सेम हमारी जो रक्षा सेनाएं हैं उनके लिए अत्याधुनिक सेंसर, हथियार प्रणालियां, प्लेटफॉर्म और संबंधित उपकरणों का डिजाइन, विकास और उत्पादन करना, मतलब स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना, ये डीआरडीओ का मेन उद्देश्य है। इसके अलावा जो युद्ध प्रभावशीलता है उसको बढ़ाना। ठीक है, और जो सैन्य बलों के कल्याण है उसको बढ़ावा देने के लिए तकनीकी समाधान जो है वो प्रदान करना। इसी प्रकार से गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधन और बुनियादी ढांचे का विकास करना और मजबूत जो स्वदेशी प्रौद्योगिकी है उसके आधार का निर्माण करना। ठीक है, ये इसके ध्येय हैं। इसके बाद में आदर्श वाक्य, ये आरएएस प्री 2021 में पूछा गया है, डीआरडीओ की साइट पर दिया हुआ है कि डीआरडीओ का जो आदर्श वाक्य है वो है बलस्य मूलम विज्ञानम, यानी शक्ति का स्रोत विज्ञान है। ठीक है, ये आपको डीआरडीओ की साइट पर मिल जाएगा, ये डीआरडीओ का आदर्श वाक्य है। अब डीआरडीओ के अंतर्गत 2 टाइप के ग्रुप्स आते हैं, एक आते हैं प्रौद्योगिकी समूह, ठीक है, और एक आते हैं कॉरपोरेट समूह। अब इन ग्रुप्स के अंदर जो प्रौद्योगिकी समूह है उनके अंडर में लैब्स आती है। जैसी टेबल आपको यहाँ बहुत सरलता से कंटेंट दिख रहा है ना, इतना सरल उस साइट पर नहीं दिया हुआ है, वो मैंने चेंज किया, मुझे ही पता है कैसे किया मैंने। ठीक है, आप खुद जाके ट्राई करना कभी डीआरडीओ की साइट से और इस टाइप का कंटेंट तैयार कर देना। ठीक है, जिस दिन कर दोगे उस दिन फिर आपको मेरी वीडियो देखने की नीड नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो प्रौद्योगिकी समूह है उसके अंतर्गत लैब्स आएगी, प्रयोगशालाएं आएगी। क्या उन सारी प्रयोगशालाओं को एक एक करके याद करना है, तो ऐसा नहीं है। जिन जिनको याद करना है वो मैं आपको साथ साथ में बताता हुआ चलूंगा। ठीक है, और इसके अलावा जो कॉरपोरेट समूह है उनके अंदर निदेशालय आएंगे, तो उनमें क्या वो सारे याद करने, उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं डीआरडीओ के अंतर्गत जो प्रौद्योगिकी समूह है उनको लेकर। सबसे पहला प्रौद्योगिकी समूह है आयुध और युद्ध अभियांत्रिकी, जिसको एसीई बोलते हैं अपने। ठीक है, आयुध और युद्ध अभियांत्रिकी, जिसको एसीई बोलते हैं। इसके अंतर्गत टोटल 7 लैब हैं। एक तो आपको फैक्ट यही याद रखना है, कितनी लैब है इनके अंडर, सबके अंदर कितनी लैब है वो आपको याद करना है। इस क्लस्टर या प्रौद्योगिकी समूह के अंतर्गत 7 लैब है। ठीक है, अब ये कौन कौन सी है, तो इसमें ज्यादातर जो युद्ध और ऊर्जा और वाहन इनसे रिलेटेड होगी। ठीक है, आप एक फैक्ट ये याद कर लो कितनी है, बस ये इनफ है इसमें। ठीक है, ये देख लो वाहन, यहां भी आपको वाहन मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा आप देखो अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान, जो इंजीनियर्स हैं, तो इंजीनियर्स का काम क्या है, अभियांत्रिकी का निर्माण करना, तो ये हो गया। इसके अलावा प्रूफ, तो बुलेट प्रूफ जैकेट आपने सुना होगा, तो वो युद्ध में ही तो यूज होती है। ठीक है, इसी प्रकार उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है युद्ध लड़ने के लिए। ठीक है, आयुध तो इसके नाम में ही है ऑलरेडी। इसके अलावा युद्ध के अंदर ये सब तो होता ही है, अग्नि विस्फोट और, है ना, तो ये सारी लैब्स जो है वो आयुध और युद्ध अभियांत्रिकी के अंतर्गत है। आप सिंपल सी ट्रिक से आप इन सबको याद कर सकते हो, अदरवाइज आप सीधा याद रख लेना, टोटल 7 लैब्स हैं। ठीक है, इसके बाद में जो लैब याद करने वाली होगी वो मैं आपको अपने आप बता दूंगा यहाँ पर। दूसरी इसके अंतर्गत जो क्लस्टर है प्रौद्योगिकी समूह है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार प्रणाली। ठीक है, जिसको ईसीएस बोलते हैं।
अब ईसीएस के अंतर्गत टोटल 5 लैब आती है, जिसमें एक युवा वैज्ञानिक प्रयोगशाला भी है, ये आपको याद करनी है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार प्रणाली क्लस्टर है उसके अंतर्गत एक युवा वैज्ञानिक प्रयोगशाला भी आती है, जो कि संज्ञानात्मक प्रौद्योगिकी की है, ये आपको याद करना है। किस प्रौद्योगिकी की है? संज्ञानात्मक प्रौद्योगिकी की है, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई भी याद करने की आवश्यकता नहीं है, अदरवाइज आपको याद ही है, यंत्र और इलेक्ट्रॉनिक्स एक ही तो होते हैं ये, ठीक है। अगली जो लैब्स हैं वो आपको सारी ही याद करनी है। अगली है नौसेना प्रणाली और सामग्री। अगला क्लस्टर जो है वो है, या समूह जो है वो है नौसेना प्रणाली और सामग्री, जिसको एनएस एंड एम के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इसके अंडर टोटल 6 लैब्स है। कहां पर है वो लैब? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही है, ठीक है। सबसे पहली जो लैब है, आपसे सुमेलित करने वाले में ये प्रश्न पूछा जा सकता है, किसी भी किताब में आपको ये सब नहीं मिलने वाला है, ठीक है। नौसेना भौतिक और समुद्र विज्ञान प्रयोगशाला आपको मैं याद करवा देता हूं साथ साथ में, ठीक है। जिस समुद्र जहां भी आएगा तो समुद्र का लिंक, समुद्र कोच्चि में ही तो है, ठीक है ना, तो कोच्चि के अंदर है समुद्र विज्ञान प्रयोगशाला, ठीक है। इसी प्रकार से तकनीकी वाली जो प्रयोगशाला है वो है विशाखापट्टनम में। जितने भी तकनीकी काम है वो आप जानते ही आंध्र प्रदेश के अंदर होते हैं, तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। तो तकनीकी प्रयोगशाला कहां पर है? विशाखापट्टनम के अंदर। इसी प्रकार से जैसे अनुसंधान वाली है, तो ऐसे अनुसंधान और ऐसे अंबरनाथ, ठीक है। तो अनुसंधान वाली जो प्रयोगशाला है वो कहां पर है? अंबरनाथ के अंदर है। इसी प्रकार से जैसे रक्षा धातुक्रम जो है, रक्षा धातुक्रम जो लैब है वो आपकी हैदराबाद में है, ये आप याद कर लेना इसको अच्छे से। इसके अलावा जो रक्षा सामग्री भंडार है, क्योंकि सामग्री किसको बोलते हैं? गुटके को, है ना, गुटका टाइप ऐसी चीजों को सामग्री बोल देते हैं ना, तो गुटका ज्यादातर कानपुर वाले ही खाते हैं, ठीक है। तो कानपुर के अंदर सामग्री भंडार है, ठीक है। और एक अपने राजस्थान में भी है रक्षा प्रयोगशाला, जिसको डीएलजे के नाम से बोलते हैं, डिफेंस लैब जोधपुर, ठीक है। तो ये जोधपुर में है, राजस्थान में। कहां पर रक्षा प्रयोगशाला है जो नौसेना प्रणाली और सामग्री क्लस्टर के अंतर्गत आती है? वो है जोधपुर के अंदर, ठीक है। ये आप ध्यान रख लेना। इसी प्रकार से ये जो क्लस्टर है नौसेना प्रणाली और सामग्री, इस क्लस्टर का नेतृत्व करता है महानिदेशक, ठीक है। महानिदेशक करता है, और इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो कहां पर है? विशाखापट्टनम में, ठीक है। तो इसके अंडर जो 6 लैब आती है उन सब का आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, कौन कौन सी वो लैब है और कहां कहां पर वो स्थित है, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें। अगर आपको ये आपके नोट्स या किसी बुक में मिलता है तो इसका मतलब आपके नोट्स और बुक बहुत अच्छी है, क्योंकि उन्होंने साइट से कवरेज की है, ठीक है। अदरवाइज ये मिलने मुश्किल होते हैं आपको, क्योंकि मैंने उस कंटेंट को चेंज किया है इस फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में। ये बहुत मुश्किल से कन्वर्ट होते हैं ऐसे, ठीक है। आपको पूरी साइट को पढ़ना पड़ता है, पहले रीड करना पड़ता है, फिर दिमाग में फ्रेमिंग करनी पड़ती है कि इस कंटेंट को कहाँ एडजस्ट किया जा सकता है, ठीक है। अगला जो क्लस्टर है वो है माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटेशनल सिस्टम और साइबर सुरक्षा, जिसको एमसीसी के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत टोटल 5 तो लैब है, ध्यान रखना। इसके अंतर्गत टोटल 5 लैब है, सिर्फ इतना याद कर लेना, कितनी लैब है? 5। इसके अलावा इसके अंतर्गत एक निदेशालय भी है, तो ये याद रख लेना कि इसके अंतर्गत 5 लैब्स हैं और एक इसमें निदेशालय है, जो कि है सूचना प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा निदेशालय। कोई भी निदेशालय है उसका मुख्यालय कहां पर होगा? दिल्ली के अंदर, एक को छोड़ के, वो आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसके अलावा इसके अंतर्गत एक युवा वैज्ञानिक प्रयोगशाला भी है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की। संज्ञानात्मक वाली किसके अंतर्गत थी? सूचना और संचार के अंतर्गत। और ये जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई वाली, वो इसके अंतर, इस क्लस्टर के अंतर्गत आती है, ठीक है। और दूसरी भी है इसके अंतर्गत, एक क्वांटम प्रौद्योगिकी की भी है, ठीक है। तो जो माइक्रो ये एमसीसी है क्लस्टर, इसके अंतर्गत 2 युवा वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं आती है, एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता की और दूसरी क्वांटम प्रौद्योगिकी की। तो ये आपको याद करना है। अगला जो है क्लस्टर वो है मिसाइल और सामरिक प्रणाली का, जिसको एमएसएस के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसके अंतर्गत टोटल जो है वो 6 लैब्स आती है, ठीक है, जिसके अंतर्गत एक युवा वैज्ञानिक प्रयोगशाला भी है असम्मित प्रौद्योगिकी की।
ये आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है। एक तरफ लिख देगा युवा वैज्ञानिक प्रयोगशाला और फिर इस साइड लिख देगा क्लस्टर, और किस क्लस्टर की है तो जैसे असम्मित प्रौद्योगिकी है ना, इस टाइप से लिख देगा, ठीक है। और इस साइड क्लस्टर लिखा होगा, उस साइड उसकी प्रौद्योगिकी लिखी होगी। फिर आपको मैच द कॉलम में पूछा जा सकता है इसको। तो ये आपको याद करने हैं किस क्लस्टर के अंतर्गत आती है ये युवा वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत टोटल 6 आती है, ठीक है ना। जो मिसाइल वाला है इसके अंतर्गत टोटल 6 लैब्स आती है, जिसमें एक युवा वैज्ञानिक प्रयोगशाला है जो कि असम्मित प्रौद्योगिकी की है, ठीक है, अनसिमेट्रिक। अगला जो क्लस्टर है वो है वैमानिकी प्रणाली, जिसको एरो के नाम से जानते हैं। उसके अंतर्गत टोटल 4 लैब आती है, ठीक है। और एक इसके अंदर सेंटर आता है, केंद्र आता है, वो है सैन्य उड़ान योग्यता और प्रमाणन केंद्र, जिसको सेमिलेक के नाम से जानते हैं, ठीक है, सैन्य उड़ान योग्यता और प्रमाणन केंद्र, ठीक है। तो टोटल 4 लैब और एक सेंटर आता है वैमानिकी प्रणाली के अंतर्गत, ठीक है। इसी प्रकार से सैन्य सशक्तिकरण जो प्रणाली है, जिसको एसएसएस के नाम से जानते हैं, इसके अंतर्गत टोटल 6 लैब आती है, ठीक है। ये आपको याद कर लेनी चाहिए, ये वाली नामिकीय औषधि तथा संबद्ध विज्ञान संस्थान, जिसको इनमास के नाम से जानते हैं अपने, ठीक है ना। ये आपको याद होनी चाहिए। इनमास किसके अंतर्गत आता है तो एसएसएस के अंतर्गत आता है, सैन्य सशक्तिकरण प्रणाली के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए कितनी लैब्स किसके अंडर है, और जिन जिन की लोकेशन इंपॉर्टेंट है वो आपको याद करनी है। इसके बाद ये तो वह प्रौद्योगिकी समूह, अब आते हैं कॉरपोरेट समूह के अंतर्गत। डीआरडीओ के अंतर्गत जो भी कॉरपोरेट समूह है उनमें आपको कुछ निदेशालय देखने को मिलेंगे उनके अधीन, ठीक है। सिर्फ आपको नंबर याद करना है कौन सा, ठीक है। जैसे ये प्रौद्योगिकी प्रबंधन पहला कॉरपोरेट समूह है, जिसको टीएम के नाम से जानते हैं, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट। इसके अधीन टोटल 3 निदेशालय हैं, ठीक है। इसके बाद में एक योजना समन्वय और प्रणाली एकीकरण करके एक क्लस्टर है, कॉरपोरेट समूह है, जिसके अंतर्गत टोटल 5 निदेशालय हैं, ठीक है। तो पहले के अंतर्गत 3 थे प्रौद्योगिकी वाले में, और योजना समन्वय में 5 है, ठीक है। अब इस योजना समन्वय जो क्लस्टर है, इसका क्या विजन है, क्या इसका मिशन है, तो ये सब आप इजीली समझ सकते हो, ठीक है। जब आपके पास में पीडीएफ आ जाएगी तब आप आराम से इसको पढ़ लेना, इतना कोई विशेष है नहीं। संसाधन प्रबंधन ये इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद मानव संसाधन इंपॉर्टेंट है। संसाधन प्रबंधन यानी R&M है ना। तो इसके अंतर्गत टोटल 7 निदेशालय हैं, ठीक है। और ये जो है आपका डीआरडीओ के अंतर्गत जो संसाधन प्रबंधन है उसके लिए नोडल क्लस्टर है, नाम ही संसाधन प्रबंधन है। ये डीआरडीओ जो भी योजनाएं और कार्यक्रम चलाता है उनको निष्पादित करता है, ठीक है ना, उनको एग्जीक्यूट करता है। और मेनली ये कॉरपोरेट कार्य जितने भी होते हैं डीआरडीओ के, उनके लिए जिम्मेदार है। जैसे मान लो कोई वित्तीय प्रबंधन करना है, सामग्री का प्रबंधन करना है, या फिर बुनियादी ढांचे की जो आवश्यकताएं हैं और जो सतर्कता है, सुरक्षा है, उसको पूरा करना है मान लो, है ना। इसके अलावा राजभाषा, O&M, संसद, C&G आदि के साथ में मान लो कोऑर्डिनेशन करना है डीआरडीओ को, तो उसमें ये फिर काम करता है, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट है वो है मानव संसाधन, जिसको HR है ना, ह्यूमन रिसोर्स के नाम से जानते हैं। तो इसके अंतर्गत टोटल 3 निदेशालय आते हैं, ठीक है। अब इसमें 3 निदेशालयों में ये वाले हैं, ठीक है। तो 3 निदेशालय के अंतर्गत आप एक तो इसमें ध्यान रखना, कार्मिक प्रतिभा प्रबंधन केंद्र जिसको सेप्टम बोलते हैं, वो तो दिल्ली में है ही, आपको पता ही है, ठीक है। रक्षा वैज्ञानिक सूचना और प्रलेखन केंद्र जिसको डेसीडॉक बोलते हैं, वो भी दिल्ली के अंदर है, ठीक है। लेकिन जो प्रौद्योगिकी प्रबंधन संस्थान है, इसको अच्छे से याद कर लेना, ITM, ये आपका मसूरी के अंदर है, उत्तराखंड में। डायरेक्ट पूछा जा सकता है, निम्न में से नई दिल्ली में स्थित निदेशालय नहीं है, तो ध्यान रखना प्रौद्योगिकी प्रबंधन संस्थान जो है ITM, वो मसूरी उत्तराखंड के अंदर है। इसके अलावा एक भर्ती और मूल्यांकन केंद्र भी है जो कि नई दिल्ली में ही है, तिमारपुर के अंदर, ठीक है। तो ये आपके सेंटर्स हैं इसके मानव संसाधन वाले क्लस्टर के अंदर। इसके बाद एक क्लस्टर ब्रह्मोस के लिए बना हुआ है, जो आप बहुत डिटेल में पढ़ते हो अपने नोट्स में, यहाँ उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब डीआरडीओ जो जो योजनाएं और सर्विस प्रोवाइड करवाता है उसकी बात कर लेते हैं। एक इसमें वो प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण से रिलेटेड सेवाएं प्रदान कराता है, जिसके अंदर जो उद्योग होते हैं उनको जो हस्तांतरित प्रौद्योगिकी होती है उसकी
सूचियां होती है, एक ए और बी, ए श्रेणी होती है, बी श्रेणी होती है और एक श्रेणी होती है जिसमें दोनों ही होती है। तो जो दोनों वाली लिस्ट है उसके अंदर एक योजना आती है इसके अंतर्गत, वो है नौसेना पोतों के लिए LM-2500 गैस टरबाइन इंफ्रारेड दमन प्रणाली का निर्माण, स्थापना और कमीशनिंग के लिए जो प्रौद्योगिकी है वो इन दोनों सूचियों में ही शामिल होती है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है ए और बी दोनों सूचियों में शामिल कौन सा है सेवा, ठीक है, तो वो ये वाली सेवा है 2500 गैस टरबाइन वाली, और ये NSTL के अधीन है। इसके अलावा DRDO और कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, तो ये आप देख सकते हो, ये सारी सर्विसेज हैं, ठीक है। आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है निम्न में से DRDO द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा नहीं है, ऐसा पूछा जा सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। DIA COES, इसी प्रकार DDPMAS, ठीक है। परीक्षण सुविधाएं भी DRDO की है। इसके अलावा स्टार्टअप सपोर्ट भी उपलब्ध करवाता है, जिसके तहत DRDO की एक प्रौद्योगिकी विकास निधि योजना चल रही है जिसको TDF बोलते हैं, ठीक है। प्रौद्योगिकी विकास निधि योजना TDF जो है वो DRDO की चल रही है, जो कि मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम था उसके जो नवाचार थे उनकी अगुवाई करती है योजना, और इसके तहत किसी उत्पाद के लिए जो रक्षा और दोहरे उपयोग वाली जो प्रणालियां हैं, उप प्रणालियां हैं, घटक हैं या जो प्रौद्योगिकियां हैं उनके विकास की ये घोषणा करती है, ठीक है। तो स्वदेशी पर बात करने के लिए योजना है, ठीक है। भारतीय डिजाइन विकसित और निर्मित जो विचार है उसको मुख्य रूप से हमारी सेनाओं के लिए नवीन उत्पाद विकसित करने के लिए स्टार्टअप सहित जो MSME है उनको भी बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है, ठीक है। तो ये प्रौद्योगिकी विकास निधि है। इसके बाद में उद्योग का समर्थन, ये भी DRDO की ही एक सेवा है, और एक प्रमाणीकरण सेवा सर्टिफिकेशन सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाता है, जिसके अंदर सेमिलैक आती है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है निम्न में से सेमिलैक के बारे में दिए हुए कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से सही कथन छांटिए, ठीक है। तो सेमिलैक के रिगार्डिंग क्या क्या स्टेटमेंट DRDO की साइट पे दिए हुए हैं, इसके अंतर्गत हम जो समवर्ती प्रमाणन है, कंकरेंट सर्टिफिकेशन है, उसका पालन करते हैं। तो ये आपसे डायरेक्ट फैक्ट दिया जाएगा, यही लैंग्वेज होगी, सेम यही लैंग्वेज होगी जो DRDO की साइट पे है, ठीक है। तो सेमिलैक के अंदर हम समवर्ती प्रमाणन जो है उसका पालन करते हैं, जिसके अंतर्गत दो गतिविधियां एक साथ चलती है, एक प्रमाणन की गतिविधि है सर्टिफिकेशन की, और दूसरा है डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट की, डिजाइन और विकास की गतिविधि, ठीक है। तो ये सेमिलैक है। इसी प्रकार से एयर वर्दीनेस जो प्रमाणन की प्रक्रिया है वो आवश्यकताओं को प्राप्त करने से शुरू होती है। जैसे ही आवश्यकताएं तैयार हो जाती है, सेमिलैक से जो भी इनपुट है उस इनपुट के साथ फिजिबिलिटी स्टडी की जाती है, ठीक है। अब ये क्या है, क्या टेक्निकलिटी है, ये मुझे नहीं पता भाई, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेना चाहिए, क्योंकि ये DRDO की साइट पर दिया हुआ है, तो आपको एज इट इज ये लाइन याद कर लेनी चाहिए कि एयर वर्दीनेस प्रमाणन की जो प्रक्रिया है आवश्यकताओं को प्राप्त करने से शुरू होती है। जैसे आवश्यकताएं तैयार हो जाती है, सेमिलैक से प्राप्त इनपुट के साथ आवश्यकताओं के लिए एक फिजिबिलिटी स्टडी जो है वो की जाती है। इसके अलावा निर्यात सपोर्ट भी प्रोवाइड करवाता है DRDO, और DRDO पेटेंट भी एक इनकी सेवा है, जिसके तहत उद्देश्य क्या है, तो भारतीय उद्योगों और रक्षा उद्योगों को प्रोत्साहन देना, और इसके अलावा DRDO द्वारा भारतीय जो पेटेंट है उन तक निशुल्क पहुंच प्रोवाइड करवाना। लाइसेंस शुल्क और रॉयल्टी की अगर बात की जाए इसके अंतर्गत, तो लाइसेंस बिना कोई लाइसेंस शुल्क और बिना किसी रॉयल्टी भुगतान के जो है वो पेटेंट जो है वो दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपसे एज इट इज फैक्ट पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना है इसमें लाइसेंस शुल्क और रॉयल्टी नहीं ली जाती। अब बात करते हैं DRDO के द्वारा जो निर्मित उत्पाद हैं उनको लेकर, ठीक है। तो DRDO कौन कौन से उत्पाद बनाता है उसको लेकर अपने बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो उत्पाद है वो है कंप्यूटरीकृत पायलट चयन प्रणाली, जिसको अपने कहते हैं CPSS, ठीक है। कंप्यूटरीकृत पायलट चयन प्रणाली जो है ना, उसको बोलते हैं CPSS। अब ये क्या होती है CPSS, तो जो IAF एक योजना है जिसके स्वीकृत परियोजना के तहत जो DIPR है और ADE है उनके द्वारा इसको विकसित किया गया है, और ये एक अत्याधुनिक एम्बेडेड माइक्रो कंट्रोलर आधारित CPSS है, ठीक है।
तो ये आपसे एज इट इज फैक्ट के रूप में पूछा जा सकता है। किसने इसको विकसित किया है? तो DIPR और AD इन्होंने इसको मिलकर विकसित किया है IAF योजना के तहत। ये है क्या? तो ये एक एम्बेडेड माइक्रो कंट्रोलर आधारित कंप्यूटरीकृत पायलट चयन प्रणाली है। ठीक है, इसके अंदर इनबिल्ट सुरक्षा फीचर्स दिए गए हैं जिसको देश में ही डिजाइन और विकसित किया गया है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है उम्मीदवारों की जो भी साइकोमीटर कौशल है, सूचना संसाधन कौशल है, समन्वय है, दृश्यात्मकता है, समय साझाकरण है, उनके साथ जो संज्ञानात्मक सूचना संसाधन कौशल है उसका भी मूल्यांकन इसके तहत किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा इस सिस्टम के अंदर 20 साइकोमीटर सिस्टम लगे हुए हैं और 100 संज्ञानात्मक सिस्टम है। ठीक है, और इसको मैसूर, वाराणसी और देहरादून जो है 3 जगहों पर ध्यान रखना, मैसूर, वाराणसी और देहरादून के अंदर 3 एयरफोर्स चयन बोर्डों के अंदर भेजा गया है और वहां पर उसको स्थापित किया गया है। इसने किसका स्थान लिया है? इसने ब्रिटिश चयन प्रक्रिया जो होती थी जिसको पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट PABT कहते थे, उसका इसने स्थान लिया है। तो ये थी पहली CPSS। अगला जो उत्पाद है DRDO का वो है रेवती। रेवती क्या है? तो भारतीय नौसेना के लिए एक 3D निगरानी रडार जो है उसका नाम रेवती है। ठीक है, और इस रेवती को भारतीय नौसेना के लिए एक जहाज पर जो है वो स्थापित रडार है ये। और इस रडार के अंदर डिजिटल रिसीवर और प्रोग्रामेबल सिग्नल प्रोसेसर भी है जो हाई रेजोल्यूशन सटीकता, प्रतिक्रिया और जानकारी की उपलब्धता जो है वो प्रदान करता है। ये रडार जो है ये IFF मार्क 11, ठीक है, ये याद कर लेना, IFF मार्क 11 एसोसिएशन के साथ ट्रैकिंग समेत 150 लक्ष्यों तक को ऑटो ट्रैक कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यही है, रेवती के अंदर 3 एंटीना रोटेशन दरें हैं। एंटीना रोटेशन दरें हैं टोटल 3 रेवती के अंदर। कौन कौन सी है ये आपसे पूछा जा सकता है। ऑप्शन होंगे 6 RPM, 12 RPM, 18 RPM, 24 RPM। कौन सी नहीं है? तो 18 RPM नहीं है, ध्यान रखना। 6 RPM भी एक रोटेशन दर है रेवती के अंदर, 12 RPM भी है और 24 RPM भी है। जस्ट दुगुना करते हुए जाना है। ठीक है, 18 बीच में नहीं आना चाहिए कहीं पर भी। तो ये 3 एंटीना रोटेशन दरें हैं रेवती के अंदर। ठीक है, ये तो रेवती था। इसके बाद में आता है अश्लेषा MK जो कि 3D निम्न स्तरीय हल्के वजन वाला रडार है। ठीक है, 3D रडार है लेकिन हल्के वजन वाला है जिसका नाम है अश्लेषा MK, DRDO का ही उत्पाद है। ये क्या है? तो ये लो लेवल लाइट वेट रडार है जो एक मल्टी बीम ग्राउंड आधारित 3D सर्विलांस रडार है जिसको कि मैदान, रेगिस्तान, पहाड़ की चोटियां और ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं जैसी विभिन्न भौगोलिक स्थितियों में तैनात किया जा सकता है। मतलब हर भौगोलिक स्थिति में इसको तैनात किया जा सकता है, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे मैदान हो, चाहे वो रेगिस्तानी क्यों ना हो। ये रडार हवाई लक्ष्यों का पता लगाता है और उनको ट्रैक करता है जिनमें हेलीकॉप्टर, फाइटर और UAV शामिल हैं जो निम्न और मध्यम ऊंचाई पर भी होते हैं। ठीक है, तो ये इसका काम है। फिर एक रडार और है इसके अंदर, वो है बरनी MK फर्स्ट। जो बरनी MK फर्स्ट है वो 2D रडार है और निम्न स्तरीय हल्के भार वाला रडार है। ठीक है, ये सेम बात अपने कर चुके हैं। यहाँ पर बैटरी संचालित कॉम्पैक्ट सेंसर है जो कि दुश्मन के जो हवाई लक्ष्य होते हैं, जो कि मैंने बता दिया आपको, उन पर यह निगरानी रखता है। और इस रडार को वाहनों, जानवरों, लोगों के समूह या फिर हेलिस्लंग लोड के रूप में भी ले जाया जा सकता है। रडार में एक एकीकृत IFF है जो हर लक्ष्य का पता लगा सकता है। ठीक है, पुष्टि कर सकता है, वर्गीकरण कर सकता है, निगरानी क्षेत्र में IFF स्थिति को भी प्राप्त कर सकता है। रडार में एक GPS भी है। ठीक है, तो ये आपको याद करने हैं सारे। टैक्टिकल मैप ओवरले पर ट्रैक्स को दिखाने का समर्थन करता है ये। ठीक है, अगला उत्पाद है आकाश। DRDO द्वारा निर्मित है आकाश, जो कि सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल प्रणाली है। ठीक है, सतह से हवा में मार करता आकाश, ये ध्यान रखना, हवा से सतह में नहीं करता। आकाश जो है वो हवाई हमले से कमजोर क्षेत्रों और कमजोर बिंदुओं की रक्षा करने के लिए कम दूरी से सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल प्रणाली है। इसके अलावा ये हथियार प्रणाली एक साथ समूह मोड या स्वायत्त मोड में कई टारगेट्स पर निशाना लगा सकती है। इसको इलेक्ट्रॉनिक काउंटर
काउंटर मेजर सुविधाओं के साथ में, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रख लेना, आकाश के अंदर इसको इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सुविधाओं के साथ में बनाया गया है। ठीक है, संपूर्ण जो हथियार प्रणाली है उसको मोबाइल प्लेटफॉर्म पर कॉन्फ़िगर किया गया है। ठीक है, इसके अलावा आकाश हथियार प्रणाली को भारतीय वायु सेना के साथ साथ भारतीय सेना में भी शामिल किया गया है और ये वहां पर कार्यरत है। ठीक है, तो आकाश भारतीय वायु सेना में भी है और भारतीय सेना के अंदर भी है। अगला उत्पाद है वरुणास्त्र। वरुणास्त्र जो है इसको जहाज से लॉन्च किया जाता है, भारी वजन वाला होता है, नाम में ही वजन है ना, अस्त्र, वरुणास्त्र। तो इसको जहाज से लॉन्च किया जाता है, भारी वजन वाला होता है, बिजली से चलने वाली जो पनडुब्बी रोधी टोरपीडो है वो है। ठीक है, गहन वातावरण में गहरे और उथले पानी दोनों में स्थिर पनडुब्बियों को निशाना लगाने में यह सक्षम होता है, यानी ये पनडुब्बियों को निशाना लगाता है। वरुणास्त्र नौसेना के अंदर, भारतीय नौसेना के अंदर इसको कब शामिल किया गया? 2016 के अंदर। इसके अलावा वरुणास्त्र जो है उसको सभी ASW जहाजों से फायर किया जा सकता है जो कि भारी वजन वाले टॉर्पीडो को फायर करने में सक्षम है। ठीक है, तो ये वरुणास्त्र है जो नौसेना के पास में 2016 में आया। ब्रह्मोस तो आप अच्छे से जानते हो, ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है सार्वभौमिक लंबी दूरी की, जिसको जमीन, समुद्र और हवा तीनों माध्यमों से लॉन्च किया जा सकता है। ब्रह्मोस को DRDO भारत और जो NPOAM है रूस की, उनके द्वारा विकसित किया गया संयुक्त रूप से। इसको एंटी शिप और लैंड अटैक भूमिकाओं के लिए दो वेरिएंट के साथ डिजाइन किया गया है, दो है, एंटी शिप और लैंड अटैक। ब्रह्मोस हथियार प्रणाली को भारतीय नौसेना के साथ साथ भारतीय सेना में भी शामिल किया गया है, क्योंकि एंटी शिप तो है ही, साथ साथ लैंड अटैक भी भूमिकाएं रखता है ब्रह्मोस। आगे आता है पंछी। पंछी को ध्यान से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। पंछी जो है वो निशांत का ही एक संस्करण है। निशांत क्या है? तो प्रक्षेपक आधारित टैक्टिकल यूएवी जो है वो आपका निशांत है। ठीक है, और ये निशांत का ही एक संस्करण है पंछी। इसके अंदर क्या है? पारंपरिक जो टेक ऑफ और लैंडिंग करने की क्षमता जो है वो मौजूद है। पंछी को पूरी तरह से कंपोजिट लैंडिंग गियर के साथ एकीकृत किया गया है। इंपॉर्टेंट है पंछी, याद रखना। ठीक है, पंछी को पूरी तरह से कंपोजिट लैंडिंग गियर के साथ एकीकृत किया गया और इसमें उन्नत उड़ान सीमा और धैर्य है, ध्यान रखना। इसके अलावा पंछी एक स्थिरीकृत पेलोड प्लेटफॉर्म ले जाती है। यह डेलाइट कैमरा, इंफ्रारेड कैमरा और लेजर डिजाइनर जैसे पेलोड भी ले जा सकती है। ठीक है, इसको स्वदेशी रूप से विकसित रोटरी वेंकल इंजन से संचालित किया जाता है। इसमें अत्याधुनिक प्रणालियां हैं जो कि निगरानी, टो करना है ना, निगरानी करना, लक्ष्य स्थान का पता लगाना, तोप खाने की आग सुधार करना, इसमें सक्षम है। अब तक टोटल पंछी की 5 उड़ान जो है वो सफलतापूर्वक हो चुकी है। अगला उत्पाद है टोरपीडो एडवांस लाइट। टोरपीडो एडवांस लाइट, एडवांस वो नहीं है ये, है ना। टोरपीडो एडवांस लाइट जो है एक इलेक्ट्रिकली संचालित सेल्फ होमिंग टोरपीडो है। ठीक है, सेल्फ होमिंग टोरपीडो है। इसको जहाज और रोटरी विंग विमान से लॉन्च किया जा सकता है। इसमें सक्रिय और निष्क्रिय दोनों संचालन मोड मौजूद है। ठीक है, और ये सभी डिजिटल जो नियंत्रण और मार्गदर्शन प्रणाली है वो भी इसमें मौजूद है। और ये एक एंटी सबमरीन हथियार है जो कि उथले और गहरे पानी में पनडुब्बियों पर हमला कर सकता है। क्या और विशेषताएं हैं? उच्च शक्ति वाला समुद्री जल सक्रिय बैटरी है। इसकी संचालन गहराई 450 मीटर है। वजन इसका 220 किलोग्राम है वॉरहेड संस्करण का। अगला उत्पाद है पनडुब्बी एस्केप सेट। तो पनडुब्बी एस्केप सेट तो सिंपल है, सबमरीन एस्केप सेट पहनने वालों को जो हाइपोथर्मिया और सरीसृप के काटने से यह बचाता है। ये जो पनडुब्बी एस्केप सेट है ये आपसे एज इट इज पूछा जा सकता है, किन रोगों से बचाता है? तो एक तो हाइपोथर्मिया और एक सरीसृप के काटने से यह बचाता है। और ये जो सूट है ये नियोप्रीन जो है उससे लेपित नायलॉन फैब्रिक से बना हुआ है। ठीक है, आइसोप्रीन, नियोप्रीन ये आपने सुने होंगे, प्राकृतिक रबड़ होते हैं। ठीक है ना, ये संश्लेषित होते हैं। ठीक है, नियोप्रीन लेपित नायलॉन फैब्रिक से ये बना हुआ है पनडुब्बी एस्केप सेट, और ये आपको हाइपोथर्मिया और सरीसृप के काटने से बचाता है।
इसके अलावा इसके अंदर आप देखेंगे तो ये पानी के भीतर 100 मीटर तक सांस लेने से संबंधित ऑक्सीजन जो विषाक्तता होती है उसको रोक लेता है ये सूट। इसके अलावा डीआरडीओ के अन्य जो विकासाधीन उत्पाद है उनमें एंटी जी सूट है, सर्वाइवल जैकेट है, सर्वाइवल जैकेट होना, एयर क्रू के लिए फ्लाइंग क्लोथिंग है, फ्लेम रिकॉर्डेड जैकेट है, दस्ताने हैं। ठीक है, ये सारे विकासाधीन उत्पाद हैं डीआरडीओ के। अगला जो उत्पाद बनाया है इन्होंने वो है हथियार पता लगाने वाला रडार, जो कि विपरीत हथियारों का पता लगाने वाला जो रडार है वो इलेक्ट्रॉनिकी स्कैंड किए गए फेज्ड एरे रडार है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड रडार होता है। ठीक है, जो कि दुश्मन के हथियारों का पता लगाता है। इसके अलावा एक पहिएदार बख्तरबंद प्लेटफॉर्म जो है WHAP 8x8, ठीक है, इसमें क्या है तो उत्कृष्ट गतिशीलता, सुरक्षा और फायर, ये पैरामीटर इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। ये पूछा जा सकता है। इसकी विशेषता है ये कि इसकी उत्कृष्ट गतिशीलता है, सिक्योरिटी यानी सुरक्षा है, और फायर, ये कीचड़ और चिपचिपी सतहों पर भी आसानी से चल सकता है। वाहन के अंदर खदान विस्फोट सहन करने की भी क्षमता है इसके अंदर। ठीक है, इसके अलावा इसके जो संस्करण है जिसमें एक तो आता है पैदल सेना संरक्षित गतिशीलता वाहन, ठीक है, और दूसरा इसका अर्धसैनिक संस्करण है जो भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों के अंदर जो है वो शामिल किया गया। इसके अलावा एक और इसके अंदर डीआरडीओ का उत्पाद है पहिएदार CBRN वाहन। ठीक है, अब बढ़ते हैं डीआरडीओ की जो नीतियां हैं और जो पत्रिकाएं जो डीआरडीओ जारी करता है उनको लेकर। तो डीआरडीओ की जो नीतियां हैं उसमें से एक तो आती है डीआरडीओ IPR नीति 2016। इसको प्रकाशित कब किया गया? 10 दिसंबर 2024 को, याद रखना कब प्रकाशित किया गया? 10 दिसंबर 2024 को। एक अभी अभी आई है धन वापसी और रद्दीकरण नीति सेप्टम। ठीक है, धन वापसी और रद्दीकरण नीति सेप्टम, ये 26 नवंबर 2025 को प्रकाशित की गई है। तो इसको आप याद करना अच्छे से। किसने निकाली है? डीआरडीओ ने। इसके अलावा डीआरडीओ कुछ पत्रिकाएं भी जारी करता है जिनमें एक आती है रक्षा जीवन विज्ञान जनरल, याद कर सकते हो, रक्षा विज्ञान जनरल याद कर सकते हो, लेकिन ये याद कर लेना अच्छे से, डेसीडॉक जर्नल ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये डीआरडीओ द्वारा जारी पत्रिका है। ठीक है, आपसे ये पूछा जा सकता है निम्न में से डीआरडीओ द्वारा जारी पत्रिका नहीं है। 3 आपको यहाँ पर दी हुई है, चौथी आपको कोई भी और दी जा सकती है। तो ये पूरा का पूरा डीआरडीओ की वेबसाइट का डाटा था जो मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, अब चिंता मुक्त हो जाओ आप। ठीक है, अब आप डीआरडीओ से रिलेटेड और रक्षा प्रौद्योगिकी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसको अपने नोट्स और इस कंटेंट के साथ ऐड करते ही, करंट अफेयर्स के साथ उसको ऐड करने से आपके पास 100% कवरेज साइंस टेक की हो जाएगी। ठीक है, चलिए, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू वेरी मच।